नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। 21वीं सदी एशिया की सदी है और इसमें भारत के तेजी से बढ़ते कदमों को आज सबसे बड़ी शक्ति माना जा रहा है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत की हर बात को बहुत ध्यान से सुन और समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकले भारत का डंका आज दुनिया में बज रहा है। पिछले 9 साल में एक नहीं बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बहुत ऊंचा उठा है। 2014 में नई भारतीय कूटनीति, रणनीति और विदेश नीति का आगाज हुआ। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से हर वैश्विक मंच से कई बड़े संदेश दिए, जिसे दुनिया ने कान लगाकर सुना और भारत का लोहा माना। आज भारत की वैश्विक साख में लगातार इजाफा हो रहा है। अब विश्व समुदाय ये बात समझने लगा है कि दुनिया का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भारत की भागीदारी के बिना नहीं लिया जा सकता। आज अपनी इस खास पेशकश में जानेंगे कैसे दुनिया को नेतृत्व दे रहा है आज का भारत। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India reforms, the world transforms. मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही भारत की आवाज को विश्व पटल पर पूरी मजबूती से रखने का काम किया है। अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में मौजूद संभावनाओं को पूरे दमखम से विश्व के समक्ष रखते हैं और देश के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को देते रहे हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को ऐसा ब्रांड दिया जिसे आज पूरा विश्व खुले दिल से अपना रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 177 देशों के समर्थन के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये अभूतपूर्व स्तर का समर्थन था। वहीं यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया। योग उम्र, लिंग, जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रों के बंधन और सीमाओं से परे है और अब ये भारत की सॉफ्ट पावर की बड़ी पहचान बन गया है। जिस संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान हुआ था, उसी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस बार 9 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित योग सत्र को सबसे ज्यादा देशों के लोगों की सहभागिता के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। Today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. बात सॉफ्ट पावर की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास सिर्फ योग तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत की परंपरा को दुनिया के सामने फिर पहचान दिलाने के प्रयास आगे की सोच के साथ बढ़ते दिखाई दिए। कोरोना महामारी के समय देश ने न केवल अपने आंतरिक हालातों को संभाला, बल्कि अन्य जरूरतमंद देशों की सहायता करते हुए सफलतापूर्वक विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर दुनिया के सामने आदर्श पेश किया। इन सब बातों ने देश की नीति और नेतृत्व को लेकर विश्व के नजरिए को बदलने का काम किया है। I know that in India there is a production, a very high level of production, both of
Indian developed vaccines, and I think there is a perspective, very important perspective of also others, and we are in contact with Indian institutions for that, and we strongly hope that India will have all the instruments that are necessary to play a major role in making sure that a global vaccination campaign becomes possible. I think that the production capacity of India is one of the best assets the world has today, and I hope the world understands that it must be fully used. यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से कई प्रयास किए गए। इसके लिए 2018 में हिंदी एट यूएन परियोजना शुरू की गई थी। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से बहुभाषावाद पर भारत के प्रस्ताव को पारित किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने अपनी भाषाओं में हिंदी को शामिल कर लिया। अब संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और जरूरी संदेश हिंदी भाषा में भी पेश किए जाते हैं। वहीं मिलेट को बढ़ावा देने के अपने अभियान को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए भारत ने इसी क्रम में एक और बेहद महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया और मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के 75वें अधिवेशन में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिलेट को वैश्विक स्वीकार्यता दिलाने का एक अभूतपूर्व अवसर रहा है। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री लगातार कड़ी टिप्पणी करते आए हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। उनका मानना है कि ये सही नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र जिसे पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उसमें सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र शामिल नहीं है। जुलाई 2023 में फ्रांस दौरे और जापान के हिरोशिमा में चले G7 सत्र के दौरान भी अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ये संस्था आज की हकीकत से कोसों दूर है। The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities, gives voice to all stakeholders. भारत ने जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास बनाया। वो यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र निकाय के लिए जो एजेंडा तय किया, उसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और हर तरह की आतंकवाद और हिंसा को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इससे मिलकर सख्ती से निपटने पर जोर दिया गया। ये आतंकवाद की समस्या को उजागर करने के लिए चल रहे भारत के प्रयासों की दिशा में एक अहम पड़ाव माना गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे को जिंदा रखा है ताकि इसके खात्मे को लेकर दुनिया का ध्यान ना भटके। आज भारत न केवल अपनी समस्याओं से निपट रहा है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के विरुद्ध लड़ाई में भी भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन का विषय हो या कोरोना महामारी से निपटने की बात हो, भारत दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। भारत ने न सिर्फ दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, बल्कि दुनिया में बहुपक्षवाद में सुधार को वक्त की जरूरत बताया।
जलवायु परिवर्तन और सौर ऊर्जा को लेकर भी देश पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। आज विश्व एक सौर क्रांति यानी सोलर रेवोल्यूशन की कगार पर है और इसमें भारत ही दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। G20 समूह में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते का ठीक ढंग से अनुपालन करते हुए उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने COP26 में 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य का संकल्प लिया। 2015 में पेरिस में COP21 में भारत की पहल के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई। 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का बीज रोपा और सीमाओं से परे पूरी दुनिया को ग्लोबल सोलर पावर ग्रिड से जोड़ने की वकालत की। 2021 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के ग्लासगो में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आह्वान किया। भारत की सौर हरित ऊर्जा पहल के तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के सपने को आज तमाम देशों का समर्थन मिलता जा रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के बाद एक एक करके दुनिया भर के देश सूरज की ताकत को समझते हुए इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस पहल को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में गेम चेंजर कहा जा रहा है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो हमें प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना ही होगा। फ्रेंड्स, हमारा हरित भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। पूरे विश्व से नेताओं की आज यहां उपस्थिति इस बात की अभिव्यक्ति है कि सोलर एनर्जी मानव जाति की ऊर्जा जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने का एक प्रभावी तथा किफायती समाधान उपलब्ध कराती है। स्वच्छ ऊर्जा को लेकर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आपदा से निपटने में रणनीति बनाने और इसके सभी देशों को साथ लाने में भी भारत दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जीता जागता उदाहरण है। 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया और उसी वक्त 40 से ज्यादा देश और संगठन भारत की पहल पर बने इस गठबंधन का हिस्सा बन गए और आज इसका दायरा और बढ़ता जा रहा है। I applaud my friend Prime Minister Modi for his commitment to this excellent initiative, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. The UK is proud to be its co-chair. And I'm delighted that since its launch, the coalition has made such a great start with 28 countries and organisations now signed up. Through events such as this, I hope we can learn more from each other and support those particularly at risk from the dramatic effects of climate change, such as small island nations. इस गठबंधन के तहत विकसित देशों के साथ ही विकासशील देश एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। इनमें अल्प विकसित और गरीब देशों की भी भूमिका उतनी ही निर्णायक है। $50 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड से विकासशील देशों के बीच आपदा सहयोग को लेकर काफी रुचि पैदा हुई है। किसी भी आपदा से निपटने में बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत चाहता है कि इस दिशा में वैश्विक सहयोग बढ़े। इस दिशा में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए वैश्विक एजेंडा तय करने के नजरिए से अगुवा बनने का एक अनूठा मौका है। दुनिया की सभी बड़ी आर्थिक शक्तियां G20 के सदस्य हैं। G20 की अध्यक्षता मिलना हाल के वर्षों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। भारत की G20 अध्यक्षता विश्व पटल पर देश के बढ़ते कद का प्रमाण है। महामारी के दौरान भारत ने अन्य देशों की सहायता करके ये सम्मान हासिल किया। भारत को ये दायित्व पहली बार मिला है। इससे न केवल ये साबित हुआ कि विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है, बल्कि ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में भारत की क्षमता मजबूत होकर सामने आई है।
नवंबर 2022 में G20 बाली शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत इस साल 30 नवंबर तक G20 का अध्यक्ष है। जब से देश ने ये जिम्मेदारी संभाली, अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठकों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। भारत की 1 साल की अध्यक्षता के दौरान ही कुल 200 से ज्यादा मीटिंग का आयोजन देश के करीब 60 शहरों में हो रहा है। भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत अपनी अध्यक्षता में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वित्तीय सुधार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के उपायों पर चर्चा में हुई प्रगति पर गर्व कर सकता है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए विकसित हो रही है। दुनिया में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची है। ऐसे दौर में भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभा रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश लंबे वक्त से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की तरफ से पहल की आस में है। कई देशों की नजर इस बात पर है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में भारत G20 शिखर सम्मेलन के जरिए सकारात्मक भूमिका निभाए। G20 हरित विकास, ऋण, सतत विकास लक्ष्य, डिजिटल सेवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। भारत के प्रति दुनिया के बढ़ते भरोसे का बड़ा कारण देश के आर्थिक सामर्थ्य में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दुनिया को प्रभावित करने वाली नीतियां हैं। तमाम देश और विश्लेषक मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिनका सभी पक्ष सम्मान करते हैं और इस सम्मान की वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। सामरिक लिहाज से भारत की स्थिति हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के देश देख रहे हैं कि वैश्विक संतुलन और समीकरण बदल रहे हैं, तो उसमें भारत की भूमिका लगातार बड़ी और गंभीर हो रही है। भारत G20 के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता इन मायनों में भी अनूठी है क्योंकि आज तक किसी ने ग्लोबल साउथ के सभी देशों से परामर्श करने का प्रयास नहीं किया। भारत ग्लोबल साउथ का मुखर समर्थक रहा है, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मौजूद शक्ति असंतुलन को दूर करना है। इसलिए 100 से ज्यादा देशों के समूह ग्लोबल साउथ का लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में छोटे देशों की आवाज बनकर एक वैश्विक नेता की भूमिका में उभर रहे हैं और दुनिया में भारत की गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। इसलिए अब दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों की कोई भी शिखर बैठक भारत की भागीदारी के बिना मुमकिन नहीं होती। भारत ने जनवरी 2023 में विकासशील देशों की समस्याओं और चुनौतियों को सामने रखने के लिए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। ग्लोबल साउथ का मतलब वो देश जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित और अविकसित देशों के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के सहयोग का सबसे मजबूत पहलू अफ्रीका के साथ हमारा जुड़ाव है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अफ्रीका की भागीदारी अब तक सर्वाधिक रही है। 2008, 2011 और 2015 में 3 भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब भारत के लिए 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समय है। अफ्रीका की समस्याओं को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने G20 देशों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया
प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। अफ्रीकी यूनियन, जो कि 55 देशों का समूह है, उसकी पूर्ण सदस्यता पर G20 सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए भारत का आगे आना उसके नेतृत्व पर भरोसे का एक और प्रमाण है। Our effort will be to distill action points for the global south, both for what we can do together and for what we can seek together on the global agenda. The voice of the global south needs to set its own tone. Together, we need to escape the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. G20 से अलग पैसिफिक आइलैंड नेशन भी भारत की बढ़ती भूमिका को देख रहे हैं। इनमें 14 छोटे द्वीपीय देश हैं जो भारत की ओर भरोसे और उम्मीद से देखते हैं। इन देशों को चीन और अमेरिका के संघर्ष में किसी एक का पक्ष लेने के बजाय भारत में एक ऐसा साथी दिख रहा है जो उनके असली और जमीनी मुद्दे बता रहा है। प्रधानमंत्री का जिस तरह पापुआ न्यू गिनी में स्वागत हुआ, फिजी में जिस तरह उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, वो अभूतपूर्व है। भारत का जोर रहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी गूंजनी चाहिए। 2014 में जब से भारत ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन बनाया है, तब से इस साल इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ। हाल के वर्षों में चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो, नॉर्डिक देश हो या फिर साउथ पैसिफिक के देश, भारत सभी से एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, जो भारत की सोची समझी हुई रणनीति है। We suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there. We ask you, using this moment where I am co-chairing, and I speak for my small brother and sister nations of the Pacific, whilst our land may be small and number may be small, our area and space in Pacific is big. The world uses it for trade, commerce, and movement. We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. भारत दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2019 के बाद लगातार 5वीं बार भारत को G7 समिट में बुलाया जा रहा है। जापान के हिरोशिमा में हुए 49वें G सम्मेलन में जिस तरह भारत ने G7 में अपनी बात रखी, ग्लोबल साउथ के मसले उठाए, उसका गहरा प्रभाव देखा गया। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी ये दिखाती है कि पश्चिमी देशों को दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के समर्थन की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर निकट भविष्य में भारत G7 का स्थायी सदस्य बन जाता है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अमेरिका के नेतृत्व वाले दुनिया भर के विकसित देशों के समूह G7 को अब ब्रिक्स से कड़ी टक्कर मिल रही है। दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले ब्रिक्स ने अब दुनिया में अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। ब्रिक्स की बैठकें इस लिहाज से भी उपयोगी रही हैं कि इससे भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वो दुनिया में किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। भारत ने यह साबित किया कि अगर वो क्वाड का सक्रिय सदस्य है, तो ब्रिक्स, SCO, बिम्स्टेक, आसियान जैसे मंचों में भी उसकी अहम भागीदारी है। यही भारतीय विदेश नीति की खूबी है। दक्षिण अफ्रीका में अगस्त में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन और दिल्ली में सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई SCO की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 2018 में SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्योर शब्द गढ़ा था, जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए था। एक्सेलेंसी, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल
और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हैं? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। ये महज संयोग नहीं है कि भारत ने जिस साल एससीओ की पूर्ण सदस्यता ग्रहण की, उसी साल वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में शामिल हो गया। क्वाड 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक संयुक्त संगठन है। ये ग्रुप 2017 के बाद प्रभाव में आया। चीन लगातार इस ग्रुप का विरोध कर रहा है, इसलिए ये भी माना जाता है कि क्वाड चीन को जवाब देने का एक जरिया रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन को स्वतंत्र रखने में क्वाड की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड मानव कल्याण, शांति और समृद्धि की दिशा में काम करना जारी रखेगा। भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। इन मंचों के अलावा आसियान, बिम्स्टेक जैसे मंचों पर भी भारत की ताकत और आवाज मजबूती से उभरी है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से पहले से कहीं अधिक संवेदनशील है। आसियान के लिए भारत का एक अलग मिशन है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर आसियान आशंकित रहा है। 2019 में 14वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में चीन के विरोध के बावजूद आसियान ने अपने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की घोषणा की। वहीं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत इसे लेकर काफी समर्पित भी रहा है। कोई भी देश वैश्विक ताकत, बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार पर बनता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत निवेश के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। भारत एक अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक दशक पहले भारत इस सूची में 11वें नंबर पर था। परचेजिंग पावर के मामले में हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2030 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जाहिर तौर पर भारत में राजनीतिक स्थिरता है, मजबूत नेतृत्व है और हम आर्थिक प्रगति के पथ पर हैं। India looks forward to working with all other nations. भारत पहले गुट निरपेक्ष की नीति पर चलता था, लेकिन अब मल्टी एंगेजमेंट की नीति पर बढ़ रहा है। पहले किसी गुट में नहीं रहने की बात होती थी, लेकिन अब हर गुट में रहने और इसका नेतृत्व करने की क्षमता भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दी है। भारत ने विश्व के साथ संबंधों का नया अध्याय लिखा है, जो निश्चित ही देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।